अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वफाकी हुकूमत ने कल माली साल 2026-27 के लिए बजट पेश कर दिया है, जो मौजूदा हुकूमत का तीसरा और शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आजम 2 अदवार में मुसलसल 5वां बजट है। हुकूमत का दावा है कि माशी इस्तेकाम के बाद अब हुकूमत ने इस बजट से पायदार माशी ग्रोथ की जानिब सफ़र शुरू कर दिया है और इस बजट में आम आदमी समेत कारोबारी तबके को रिलीफ दिया गया है। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बजट पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल कियानी और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने मौक़िफ़ दोहराया कि IMF प्रोग्राम में होते हुए भी हुकूमत ने अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराम किया है और सुपर टैक्स का खात्मा और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में कमी इसी रिलीफ की अक्कासी करते हैं। अहम बात यह कि हुकूमत का दावा है इस बजट में तनख्वाहदार तबके को खातिर ख्वाह रिलीफ दिया गया है क्योंकि हुकूमत को एहसास है कि तनख्वाहदार तबका पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ बर्दाश्त करता रहा है। लेकिन मुख्तलिफ हलकों की जानिब से यह तनकीद की जा रही है कि कम तनख्वाह रखने वाले अफराद को टैक्स में बहुत मामूली रिलीफ दिया गया है। बजट के बाद आइंदा माली साल में कितनी तनख्वाह पर कितना टैक्स देना होगा और मौजूदा टैक्स में कितनी कमी होगी, इस हवाले से तफसीलात हम आपके सामने रखते हैं। रवा माली साल में 2 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल करने वाले अफराद 1500 रुपये टैक्स की मद में अदा कर रहे हैं, जबकि अब आइंदा माली साल में 2 लाख तनख्वाह लेने वाले अफराद 13,000 रुपये टैक्स की मद में अदा करेंगे। यानी 2 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले अफराद को 500 रुपये का टैक्स रिलीफ दिया गया है। इसी तरह 3 लाख रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाले अफराद रवा माली साल में 38,833 रुपये टैक्स अदा करेंगे और अब अगले माली साल में ये अफराद 34,667 रुपये टैक्स की मद में अदा करेंगे। यानी 3 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले अफराद को 4,167 रुपये का रिलीफ मिलेगा। रवा माली साल में 5 लाख रुपये तनख्वाह वसूल करने वाले अफराद टैक्स की मद में 1,06,750 रुपये अदा कर रहे हैं, जबकि अगले माली साल में इन अफराद को टैक्स की मद में 92,000 अदा करने होंगे। यानी इस तबके को 14,750 रुपये का रिलीफ मिलेगा। इसी तरह 8 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले अफराद इस साल तक 2,11,750 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं, जबकि अगले साल 8 लाख तनख्वाह लेने वाले अफराद 1,94,500 रुपये टैक्स अदा करेंगे। यूँ इस तबके को 17,250 रुपये का रिलीफ मिलेगा। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी है कि माहाना 8 लाख रुपये तक तनख्वाह लेने वाले अफराद को मिलने वाला रिलीफ बहुत कम है, लेकिन 8 लाख से ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले अफराद के लिए 9% सरचार्ज भी ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए 8,33,000 से ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले अफराद को ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। माहाना 10 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले अफराद इस वक्त 3,108 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं, जबकि अगले साल ये अफराद 2,64,500 रुपये टैक्स अदा करेंगे और उन्हें 42,608 रुपये का रिलीफ मिलेगा। इसी तरह 20 लाख रुपये तनख्वाह माहाना लेने वाले अफराद इस वक्त 6,88,608 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं और अब बजट के बाद ये अफराद 6,14,500 रुपये टैक्स अदा करेंगे। यानी इस तबके को 74,108 रुपये का टैक्स रिलीफ मिलेगा। और 30 लाख रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाले अफराद इस वक्त 10,70,108 रुपये टैक्स अदा कर रहे हैं और इन्हें नए माली साल में 9,64,500 रुपये टैक्स अदा करना होगा। यानी इस तबके को 1,05,608 रुपये का टैक्स रिलीफ फराहम किया जा रहा है। यानी बजट के बाद ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले अफराद को ज़्यादा रिलीफ फराहम किया गया है। दूसरी जानिब बजट में हुकूमत ने सेल्स टैक्स के शेड्यूल 3 में तब्दीली करते हुए GST का निफाज यकसा कर दिया है, जिससे आम इस्तेमाल की 36 अशिया महंगी हो जाएंगी, जिनमें दूध, डेयरी मसनूआत, जैम, जेली, केचप, खुर्दनी तेल और घी समेत मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। इसके अलावा सीरियल्स, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, बेकरी आइटम, प्लास्टिक के घरेलू अशिया, सैनिटरी मसनूआत और लाइफ इंश्योरेंस जैसी अशिया भी महंगी हो जाएंगी। और फाइनेंस बिल के मुताबिक इन अशिया को 3rd शेड्यूल में शामिल करने से 70 अरब रुपए की इजाफी आमदनी हासिल होगी। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। जो डायरेक्शन इस वक्त हुकूमत ने मईशत का, उस पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल आपकी हुकूमत ने बजट पेश किया है और आज आपने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस पर हमने प्रोग्राम भी किया था वक्फे के हवाले से कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट कितना लाजमी है पाकिस्तान के लिए। और आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और आपने
ہم سے کمٹمنٹ کی تھی جو اس بجٹ میں ہم نے پورے ہوتے ہوئے دیکھی ہے. میں چاہوں گا آپ نے کیا کہا تھا, ہمارا سوال کیا تھا وہ سن لیجئے, اس کے بعد اس پہ میں فردر سوال کروں گا. Why are we still importing contraceptives? ہمیں کانڈم بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے اور اس پہ ہم ٹیکس بھی لگاتے ہیں. ابھی میں نے یہ خبر پچھلے سال کی نکال کے دوبارہ دیکھی ہے کہ پچھلے سال یہ خبر آئی کہ ہم نے آئی ایم ایف سے اوبیسلی کہا کہ ہم کانٹرسیپٹیوز پر ٹیکس ختم کرنا چاہتے ہیں, 18% جی ایس ٹی ختم کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا. کیا اس مرتبہ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہماری شہزاد صاحب اس دفعہ بالکل یہ ہم نے ٹیک اپ بھی کیا ہے ود دا فنڈ اینڈ وی وانٹ ٹو موو ان دیٹ ڈائریکشن. This is an active discussion at this point in time اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس دفعہ اس پہ ہم چھوٹ لے سکیں because this is mission critical. اورنگزیب صاحب, آپ نے اس کو مشن کرٹیکل قرار دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے اس پہ چھوٹ لے سکیں, اور کل جب یہ آپ نے اعلان کیا کہ کانٹرسیپٹیوز اور خواتین کی صحت کے لیے سینیٹری پیڈز پہ بھی جو وہ ٹیکسز ختم کر دیے جائیں گے, تو بہت ساری خواتین کی حقوق کے حوالے سے جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. تو اب یہ سسٹین کر جائے گا, مطلب یہ اناؤنس تو ہو گیا ہے بٹ پاس بھی ہو جائے گا, اس پہ کوئی چینجز تو نہیں ہوں گے اب؟ شہزاد صاحب, پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان دا فرسٹ انسٹنس جو آپ نے وہ پروگرام کو ہوسٹ کیا, آپ کے جو چینل نے جو وقفہ کی ساری جو کیمپین اس وقت چل رہی ہے, بیکاز آئی کیپ آن سیئنگ دس از این ایگزسٹینشیل ایشو, اور اس میں یہ ایک ان دا لارجسٹ اسکیم آف تھنگز یہ چھوٹی انٹرونشن ہے بٹ بڑی امپورٹنٹ انٹرونشن ہے. تو انشاءاللہ شہزاد صاحب آپ دیکھیں گے وی ول ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن انشاءاللہ. آپ جب بھی بجٹ پیش کرتی ہے کوئی حکومت تو obviously اس میں جو ڈائریکشن ہے یا جو اکنامک فلسفی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے, اور آپ نے آج بھی بار بار یہ کہا ہے کہ ڈائریکشن اور ٹریول ہم نے جو ہے اس کا ایک تعین کیا ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیلری کلاس پہ جو ٹیکس تھا اس میں کمی ہوئی, سرچارج ختم کیا گیا, سپر ٹیکس میں کہیں کمی ہوئی, کہیں پہ مکمل ختم کیا گیا, ایکسپورٹرز کو جو ہے کچھ ریلیف دیا گیا ہے, آئی ٹی کو جو آپ نے مراد دی ہوئی تھی وہ کنٹینیو کی ہیں. تو ایک ڈائریکشن تو ہمیں اس میں نظر آئی ہے, لیکن سوال یہ ہے اورنگزیب صاحب کہ کیا یہ سسٹینیبل ہے, کیونکہ آپ ہی کی حکومت نے آپ ہی کے وقت میں ٹیکسز بڑھائے بھی تھے, اب کم بھی کر رہے ہیں, تو کیا یہ سسٹینیبل ہے یا 2 سال بعد ہم پھر دیکھیں گے کہ ٹیکس کلیکشن میں اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کو ہم ریورس کر دیں گے؟ شہزاد صاحب, یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان ٹرمز آف ڈائریکشن آف ٹریول میں نے پچھلے بجٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم ایک سمت کی طرف جا رہے ہیں اور اس کا we are giving very clear views of where we want to go, اور جیسے ہی ہمیں فسکل سپیس ملے گی ہم انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنچائیں گے. تو اس بجٹ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات ہوتی رہی ہے کہ معاشی استحکام تو آ گیا, اب آگے معاشی ترقی کے لیے کیا آپ اقدام کرنے جا رہے ہیں. تو we have given a very clear view کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, اور اس میں جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں کہ جو اس میں ٹیکسیشن کو کم کیا گیا ہے, اس میں فنانسنگ کی ہم نے بات کی ہے کہ اس میں ہم نے کتنی سبسڈی اس مد میں رکھی ہے, بیکاز وی آلویز تھنک کہ جی جو ساری ریلیف ہے وہ ٹیکسیشن نہیں, اس فنانسنگ, اس انرجی, اس ٹیرف رجیم, اس کو پورا پیکج ہم نے دیکھ کے آگے لے کے چلنا ہے. پھر آئی ٹی ایکسپورٹس آر گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ آلریڈی, اینڈ دیئرفور ان کی جو ایف ٹی آر کی اسکیم کو آگے رکھا گیا ہے. اور پھر اسی طرح جو سیلریڈ کلاس ہے, تو پچھلے سال شہزاد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وی ایکچولی واٹ وی اسٹارٹیڈ واز کہ جی جو لوسٹ رنگ ہیں ان کو ہم پہلے ریلیف دیں. تو ہم نے 5% سے 1% کیا, 15% والی سلیب کو 13% کیا, بٹ وی کوڈ ناٹ پرووائڈ دا ریکوزٹ سپورٹ ٹو دا ادر سلیبس. تو اس دفعہ وی وینٹ تھرو دیٹ ان ٹرمز آف دا سیلریڈ کلاس, اور یہ ایک ہمارا ایک وعدہ تھا کہ جی یہ جو ڈاکیومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر ہے اور سیلری کلاس ہے اس پہ ڈسپرپورشنیٹ بوجھ پڑا ہے, اور اسی طرح اب جو اس کو ہم نے آگے لے کے جانا. اب آپ کا سوال پہ آتے ہیں کہ جی آپ اس کو سسٹین کر پائیں گے, آپ نے اس کو فنڈ کرنے کیسے کرنا ہے, یہ آپ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. سو پہلے تو میں یہی صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپریشیٹ کیجئے کہ ہم نے اس کو پوری طرح سوچ سمجھ کے, بیکاز کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہم بجٹ کی سپیچ میں کہیں, ہم کمٹ کریں اور پھر اس کو ہم آگے پورا نہ کر سکیں. دیکھیں یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے ہماری طرف سے
کہ ہم نے معاشی ترقی اور خاص طور پہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو کیسے لے کے جانا ہے. جو آپ کی بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا اسکیپٹسزم ہو کہ جی آپ کیسے اس کو فنڈ کریں گے, پرائمریلی تھرو انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس میجرز, اور کچھ ہم ڈسٹورشنز ہیں ان کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, بٹ نیو ٹیکس میجرز. دیکھیں ہم وی آر ان اے فنڈ پروگرام شہزاد صاحب, جیسے آپ جانتے ہیں, اور ہمیشہ یہ آتا ہے کہ جی فنڈ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا, لیکن چونکہ وی ہیو ناؤ دا لاسٹ 2 years آف کریڈیبلٹی آف شوئنگ کہ ہم انفورسمنٹ کر سکتے ہیں, تو دیٹس وائی جو ان کے ساتھ مشاورت ہے, جو ان کے ساتھ آگے بات چل رہی ہے, تو وہ ہماری انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس کی بات سمجھتے ہیں. اس میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دوں گا, اینڈ دین آف کورس جو آپ کے باقی سوالات ہوں گے, جی, کیونکہ یہ جو انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس ہے, دس از ناٹ اے 10,000 feet ڈسکشن کہ جی ہوگا کیسے ہوگا. سیلز ٹیکس میں جو چوری رہی ہے, جو اس میں لیکیج رہی ہے, جو اس میں پلفریج رہی ہے, کولوژن رہی ہے, کرپشن رہی ہے, جو مرضی آپ اس کو کہہ دیں, تو ڈیجیٹل مانیٹرنگ اینڈ ڈیجیٹل پروڈکشن مانیٹرنگ کے تحت جو 2 سیکٹرز ہیں ان کے تو اثرات ہمارے پاس پہلے ہی آ چکے ہیں, رائٹ. وی اسٹارٹڈ وتھ شوگر دین اینڈ سیمنٹ, تو اس میں سے پچھلے سال 60 بلین سے زیادہ محصولات اور ریونیو ہمیں مل چکے ہیں, سیلز ٹیکس اور آگے پھر انکم ٹیکس. اسی طرح جو اے آئی لیڈ CRM ہے, جہاں 800 ہائی رسک کیسز کو دیکھا گیا, اور اس میں سے 32 ارب روپے ہمیں اس میں سے مل چکے ہیں. That's why it gives us the confidence, Shehzad Saab, and actually quite frankly the lender of the last resort, that we can actually go ahead and get this thing done and take it to the next level. صحیح. جب میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ ڈائریکشن سسٹینیبل ہے, تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آگے سالوں میں کیا ہم مزید ریلیف دیکھیں گے, فار ایگزامپل سیلریڈ کلاس کے لیے, کیونکہ ابھی بھی جو کمی کی گئی ہے اس میں 8 لاکھ تک جس کی تنخواہ ہے, ماہانہ میں تنخواہ کی بات کر رہا ہوں, تو اس کے اوپر جو امپیکٹ آ رہا ہے ٹیکس بچت کا وہ 17,250 آ رہا ہے. ہاں, جب 8 لاکھ سے اوپر جاتے ہیں تو اس پہ امپیکٹ تھوڑا زیادہ ہے, کیونکہ اس پہ سرچارج جو تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے, جو 9% کا سرچارج تھا. دوسرا یہ کہ انفورسمنٹ کے علاوہ اب جب آپ نے کل بتایا تھا بجٹ میں کہ 3rd شیڈول میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں, سیلز ٹیکس بڑھایا گیا ہے, تو فائنانس بل میں بتایا جا رہا ہے کہ جو عام استعمال کے 36 اشیاء ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی, جس میں دودھ, ڈیری پروڈکٹس, مٹھائی, جیم, جیلی, کیچپ, اس طرح کی چیزیں ہیں, اور وہاں سے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 70 ارب روپے اکٹھا ہوگا. تو جو 52 ارب روپے کا ریلیف ملے گا ٹیکس سیلریڈ کلاس والوں کو, کافی حد تک تو اس اشیاء میں آف سیٹ ہو جائے گا, کیونکہ یہ اشیاء مہنگی ہونے جا رہی ہیں. نہیں دیکھیں, یہ جو 3rd اسکیجول والا ہے, اس میں کچھ جو ڈسٹورشنز تھی ہم اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ صرف سیلریڈ کلاس کی بات نہیں ہے, جو ہم نے سارے سپر ٹیکس کی سلیبز ختم کی ہیں, جو ہم نے اب جو 50 کروڑ سے اوپر والا سلیب ہے وہ ہم 10% سے 8% پہ لے کر آئے ہیں. اور یہ شہزاد صاحب میں نے کل ایکچولی بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا کہ ڈیورنگ دا کیبنٹ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کی یہ بڑی واضح انسٹرکشن آئی کہ آپ ایکسپورٹرز پہ جو ہے ٹوٹل سپر ٹیکس آپ ختم کریں, تو ہم اس کو بھی انشاءاللہ ختم کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے, اور اس کے بعد کنسٹرکشن میں جو آپ نے دیکھا ہے جو میجرز ہم لے کر آئے ہیں ان کے ٹرانزیکشن ٹیکسز کی ہیں. سو اٹس ناٹ اونلی کہ سیلریڈ کلاس کی جو ہم نے ریلیف دی ہے اس کے لیے ہم نے کوئی ڈفرینٹ میجرز لیے ہیں. موسٹلی اٹس گوئنگ ٹو بی انفورسمنٹ اینڈ کمپلائنس, نمبر 1. نمبر 2 جو آپ کی بات ہے ڈائریکشن آف ٹریول, دیکھیں ڈائریکشن آف ٹریول انشاءاللہ یہی رہے گا جس طرح ٹیرف رجیم میں ہے. جو ٹیرف رجیم میں بھی ہم نے کہا کہ پچھلے سال ہم کہاں سے ٹیرفس ہمارے شروع ہوئے, اور انشاءاللہ 4 سے 5 سال میں ہماری کسٹم ڈیوٹیز, ACDs, RDs کہاں ختم ہوں گی. تو یہ میں آپ کو ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وی ول کنٹینیو ود دس ڈائریکشن آف ٹریول. صحیح. تو اس کا مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلری کلاس پہ آئندہ سالوں میں بھی اسپیس ہوگی, فسکل اسپیس, تو آپ ٹیکس مزید کم کریں گے. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایک بات یہ کل سے سامنے آ رہی ہے کہ جو نان سیلریڈ پروفیشنلز ہیں ان کا ٹیکس بھی اگر سرچارج ملا لیں تو تقریباً 49% تک پہنچ جاتا ہے. ان کو ریلیف کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ اگر ان کو نہیں دیں گے اور وہ اس ہائی ٹیکس بریکٹ میں رہیں گے تو obviously وہ اوائڈ کرتے رہیں گے کہ ڈاکیومنٹیشن کا حصہ نہ بنیں, اور کوشش کریں اپنی جو بھی سیل یا انکم ہے اس کو چھپائیں. دیکھیے شہزاد صاحب, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ہم
we have to prioritize, क्योंकि जितनी फिजिकल स्पेस अवेलेबल है, काश हमारे पास इस किस्म की स्पेस अवेलेबल होती कि हर जगह हम ये चीज़ रोल आउट कर देते। तो हमने एक्सपोर्ट सेक्टर्स को उठाया, हमने इंडस्ट्री को उठाया, हमने एग्रीकल्चर को उठाया, हमने आईटी को उठाया, हमने कंस्ट्रक्शन को उठाया, हमने सैलरीड क्लास को उठाया। बिकॉज देखें, आप उस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उस तबके से आया हूँ। अब मैं 2.5 साल से मैं कोई सैलरी नहीं ले रहा, लेकिन आई नो व्हाट इट मीन्स, बिकॉज द सैलरी क्लास डजंट हैव ए चांस, बिकॉज एवरीथिंग इज डिडक्टेड एट सोर्स। तो इसलिए बाकी जो आपने EOPs उसका जिक्र किया है, दे आर इनटू अ सेल्फ डिक्लेयर्ड एनवायरनमेंट। आपने जो बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फेज हम इनको बिल्कुल प्रायोरिटाइज करेंगे। अच्छा औरंगजेब साहब, एक मामला जो आपने 2 साल पहले जब अपना पहला बजट पेश किया, व्हेन यू बिकेम फाइनेंस मिनिस्टर, आपने उसको पॉइंट आउट किया तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ऐसा रहा है जिसकी वजह से बहुत डिस्टॉर्शंस भी हुई हैं, और अनप्रोडक्टिव सेक्टर उसको कहा जाता था, रियल स्टेट सेक्टर, और खासतौर पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब लोग प्लॉटों में पैसा पार्क करते हैं, इजाफी पैसा बनाते हैं और फिर मजीद प्लॉटों में इन्वेस्ट होता है, तो वो एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर है। अब जब आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कह के रियल स्टेट सेक्टर को, जहाँ पे बायर और सेलर का जो टैक्स है उसको कम करते हैं, तो इससे तो ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, जो ट्रेडिंग होती है, उसको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जिसने जनरली एक मरतबा घर खरीदना है, एक मरतबा बेचना है, वो तो वन टाइम पे कर सकता है, बायर टैक्स भी, सेलर टैक्स भी। लेकिन जो ट्रांजैक्शन ज़्यादा करते हैं, उस ट्रांजैक्शंस की वजह से, उस ट्रेडिंग की वजह से हम देखते हैं कि प्लॉट्स की कीमतें भी इन्फ्लेट होती जाती हैं। इस इशू को तो आपने खुद कहा था 2 साल पहले एड्रेस करेंगे, और पैसा हम कोशिश करेंगे इंडस्ट्री में जाए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में जाए, इस अनप्रोडक्टिव सेक्टर में ना जाए। लेकिन आज आपको नहीं लगता कि इस डायरेक्शन को रिवर्स किया गया है? नहीं, देखिए, ये जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस थे ना जी, क्योंकि एक लेवल तक तो मुनासिब है, लेकिन एक बियॉन्ड ए सर्टेन थ्रेशोल्ड अगर एक्चुअली ट्रांजैक्शंस ही रुक जाएं, तो वो भी एक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दिस इज़ नॉट ए होल थिंग कि जी फाइलों को ख़रीदा जाए, फाइलों को बेचा जाए। दिस इज़ ऑल ए वेरी considered view कि the transaction taxes had gone beyond a certain threshold and those had to be rationalized. तो हम इसको इसलिए इसमें लेकर आए हैं, और this is very much to promote construction and the housing sector. Because देखें, इसको मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम different चीज़ें हैं ना जी शहजाद साहब, कि और उसको हम थोड़ा सा आइसोलेशन में देख रहे हैं, और इसको हम थोड़ा सा इकट्ठा करके देखें कि इन जो ट्रांजैक्शन टैक्स इनको नीचे लाना, और ये जो अभी PM की अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जो उनकी अपनी जो स्कीम आई है, जो 1 करोड़ तक हम उसमें कर्जा जात दे रहे हैं एट अ फिक्स रेट ऑफ 5%। तो देखें, इन चीज़ों को हमने कंबाइन करना है, और उसमें भी आपको पता है कि तकरीबन 90 बिलियन के लोन्स अप्रूव हो चुके हैं, और तकरीबन 11 बिलियन डिस्पर्स हो चुके हैं। सो दिस इज़ द वे आई लुक एट इट, इज पार्ट ऑफ द इंटायर वैल्यू चेन, कि हमने टैक्सेशन भी को ठीक करना है, हमने फाइनेंसिंग को भी ठीक करना है, और इस सेक्टर में तो खैर एनर्जी का ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसको भी ठीक करना है। तो उसके वजह से सारी जो ग्रोथ और मईशत जो है वो आगे चलेगी। क्योंकि औरंगजेब साहब, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपकी जब मईशत ग्रो करती है, लोगों के पास पैसा आता है, तो ऑटोमेटिकली हाउसिंग की डिमांड क्रिएट होती है, और हाउसिंग जो है वो डेवलपमेंट होती है। हमारे यहाँ अक्सर इसको इंजन ऑफ ग्रोथ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि आप घर बनाते जाएं, हाउसिंग बनाते जाएं, और इससे अलाइड इंडस्ट्री फ़ायदा करेंगी और आपकी इकॉनमी ग्रो करेगी। लेकिन फिर सवाल ये होता है कि क्या पैसा होगा लोगों के पास या नहीं होगा। तो उसके लिए नॉर्मली तो मॉडल ये होता है कि ऑटोमेटिकली जब इकॉनमी ग्रो करती है तो हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है। हम इसको उलट देखते हैं, और इसी वजह से शायद आपने भी ऑब्जर्व किया हो प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए भी, कि बहुत सारे जो सनतकार हैं, एप्टमा से ताल्लुक़ रखने वाले बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं अब रियल एस्टेट के कारोबार में आ गए हैं, क्योंकि उनको लगता है रिटर्न ऑन कैपिटल जो है शायद वो इंडस्ट्री में इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पे खपत ज़्यादा है, सर का दर ज़्यादा है, तो इससे बेहतर है हाउसिंग सोसाइटी बना लो या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। तो उस कल्चर को तो फ़रोग आपने खुद कहा था कि हम नहीं देंगे। नहीं, देखिए, इसमें कुछ हद तक शहजाद साहब जो आप कह रहे हैं उसमें वज़न है,
کہ جو مس ایلوکیشن آف ریسورس ہوتی ہے جب ایسے. لیکن میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں, ابھی چونکہ آپ نے ذکر کیا ہے خاص طور پہ ایکسپورٹرز کا اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کا, تو اب ہم جو ہے ری فائنانس اسکیم کو, کیونکہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے یہ اب اسٹیٹ بینک سے ایگزم بینک, جو پاکستان ایگزم بینک پہ جا چکی ہے, تو اب اس میں ہم کافی بڑھاوا دینے جا رہے ہیں, آلسو ود اے ویو کہ ہم یہ جو ریٹ ہے یہ 4.5% پہ رکھیں گے, اور اس لیے there's a large subsidy which has been incorporated in our budget. لیکن اس میں ہم نے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ اس میں سے کتنا بڑے سیکٹر میں جائے گا, اور وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پہ how much of this is going to go into the SME exporters. تو some of those aspects that you are referring to ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو تھوڑا سا رنگ فینس ہم کریں, اور اس کو کوئی ایسی نہ چیز ہو کہ اس میں مس ایلوکیشن آف ریسورسز ہو. رائٹ. یہ ریئل اسٹیٹ پہ میں ایک سوال صرف یہ بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں, کیا اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو اے ای میں جو حالات ہیں اوبویسلی اس جنگ کی وجہ سے شاید وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای کو باؤنس بیک کرنے میں ٹائم لگے, اور وہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ شاید ویلیو وہاں پہ نیچے آئے, تو اس کو بھی ٹیپ کرنے کے لیے کیا یہ کیا جا رہا ہے, اینڈ ڈو یو تھنک کہ ایک سلور لائننگ ہے اس میں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں شہزاد صاحب, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں کسی بھی کانفلکٹ میں یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سلور لائننگ کسی بھی, اللہ کرے جو ہماری لیڈرشپ اس وقت پرائم منسٹر صاحب, فیلڈ مارشل صاحب, ڈی پی ایم جو اس وقت کوششیں کر رہے ہیں, اللہ کرے یہ کاوشیں رنگ لائیں, اور نہ صرف ہمارے ملک کے لیے, اس خطے کے لیے, پوری گلوبل اکانومی کے لیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں جب سے یہ کانفلکٹ شروع ہوا تو ہم نے یہ تب سے بات شروع ہو گئی کہ جی آپ کے ریمیٹنسز جو ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جائیں گی. اینڈ وی ہیو بلٹ ان اے سرٹن اماؤنٹ آف elasticity in the remittance flows. But the reality is کہ آپ نے مئی کا بھی دیکھا ہے, they have moved from strength to strength. Numbers آپ کو پتہ ہے, I'm not going to go into that. The second thing جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں شہزاد صاحب is actually روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, بیکاز جو پی آر آئی ہے, جو ریمیٹنسز ہیں, یہ تو زیادہ بلو کالرڈ ورکرز ہیں, اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں a lot of that goes into consumption led discussion, but RDA is very much an investment discussion and an overall proposition which is, it can be taken into Naya Pakistan certificate, it can be into stock exchange, into fixed income market, etc., or and indeed into housing and construction جیسے آپ نے ذکر کیا. اچھا, اب اس ان فلوز میں اضافہ تو ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں مارچ تک ہم تقریباً 180 سے 190 ملین ڈالر آر ڈی اے فلوز میں آتے تھے. اب مارچ میں وہ بڑے وہ 200 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئے. اپریل میں یہ فلوز 322 ملین ڈالرز تھے, اور جو میری لیٹسٹ اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ مئی میں بھی 300 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں. سو دیکھیں, میرا ایک ویو ہو سکتا ہے, میں پرسنل ویو ہو سکتا ہے, آلسو بینگ فرام این ایکس بینکر اینڈ فرام دا پرائیویٹ سیکٹر, کہ ہو سکتا ہے شہزاد صاحب اس میں کوئی اسٹریٹجک ری ایلوکیشن ہو رہی ہو, کہ جی کچھ پیسے جو ہیں وہ ہم واپس جو ہے وہ پاکستان میں واپس لائے جائیں. And quite frankly, from our perspective, I think the important thing is کہ ان کو ہم نے چینلائز کیسے کرنا ہے اور ان کو پرماننس کی طرف کیسے لانا ہے. کیونکہ میں صرف, آپ نے تو فلوز کی بات کی ہے, میں صرف ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا, ہماری پورٹ اینڈ شپنگ, پورٹ قاسم اور گوادر جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنی دیر سے آپریشنلائز کرنے کی پورٹ کو کوشش کر رہے تھے, because it's a fantastic deep sea port and a great opportunity. تو اب وہ because of that conflict we certainly see the TEUs which are being handled in these ports. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کو پرماننس کی طرف کیسے لے کر جانا ہے, because from my perspective both of these are huge upsides for Pakistan.
राइट और औरंगजेब साहब ज़रा एक्सपोर्ट पे बात करते हैं और कल आपने एक चीज़ बड़ी राइटली पॉइंट आउट की कि जो यार्न और फैब्रिक की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कमी आ रही है बट वैल्यू एडेड में इजाफा हुआ है विच इज़ अ गुड साइन और ऑब्वियसली अगर ये कंटिन्यू रहता है तो इससे फ़ायदा भी होगा। लेकिन कल हमारे शो पे जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन थे जैसे मुसद्दिक जुल्करनैन साहब थे उन्होंने ये बताया कि जो रिटर्न ऑफ कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल है वो अभी भी बहुत कम रह गया है और एक तो एकदम जैसे एडवांस टैक्स खत्म किया उसका लिक्विडिटी का फायदा जरूर होगा बट मिनिमम टैक्स आप लोगों ने 1 से 1.25% कर दिया है। ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को हिट करेगा क्योंकि वो मिनिमम टैक्स पे करते हैं तो उनका टैक्स बढ़ जाएगा। दूसरा वो कहते हैं टैक्स पे करने के लिए तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर प्रॉफिटेबल तब आप पे करेंगे। जो इनपुट कॉस्ट है वो और खासतौर पर एनर्जी कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा होने की वजह से भी आप compete नहीं कर पाते और टैक्स ब्रेक्स भी जो दूसरी कंट्रीज देती हैं जैसे श्रीलंका पे वो कह रहे हैं 15% है, टर्की में 9 से 12.5% है, बांग्लादेश में 10 से 12.5% है, तो वहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स फिर भी बहुत कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली वी हैव टू कम्पीट विद दोज कंट्रीज। तो आपको लगता है जो इकदाम आपने लिए हैं उससे कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज होगा हमारे एक्सपोर्ट्स में? शहजाद साहब इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने शुरू में जैसे जिक्र किया कि टैक्सेशन को हमने ज़रा ज़्यादा सहल करना है फॉर स्पेशली फॉर आवर एक्सपोर्टर्स, तो उसमें तो आपने देखा कि 1% एडवांस टैक्स हमने ख़त्म किया और ख़ास तौर पे अब सुपर टैक्स जो है हम ख़त्म कर रहे हैं। और मैंने पहले जिक्र किया कि जो सुपर टैक्स के जो पहले 6 स्लैब्स हैं उसमें तो SMEs भी आएंगे जो यहाँ भी बेचते हैं जो बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं और 50 करोड़ से ऊपर वाला जो एक्सपोर्टर है उसका भी और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें भी 2% की कमी और एक्सपोर्टर्स के लिए तो हम सुपर टैक्स को ख़त्म करने जा रहे हैं। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। द सेकंड पार्ट जो मैंने पहले आपके प्रोग्राम में जिक्र किया कि देखिए इनके लिए हम एक्सपोर्ट रीफाइनेंस को बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये है कि जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसकी वजह से पॉलिसी रेट क्या है, अभी आपने देखा 11.5% हो गया, भाई इनको तो 4.5% पे मिल रहा है। ये 4.5% को एक्सपोर्ट रिफरेंस के जो है इसको कंपेयर करें ना विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। आप पॉलिसी रेट की ना बात करें, आपको किस रेट पे मिल रहा है। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट एंड स्पेशली हम नेक्स्ट ईयर में वी आर एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज द साइज और इसीलिए उसमें सब्सिडी रखी गई है अराउंड एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम। एंड द थर्ड थिंग इज एनर्जी साइड, उसमें देखें आपके भी प्रोग्राम होते रहते हैं मिनिस्टर लगारी साहब के साथ। उन्होंने सारी इंडस्ट्री की क्रॉस सब्सिडी को ख़त्म किया, उन्होंने इसको कॉस्ट को नीचे लेकर आए हैं। आई डू थिंक इट हैज़ मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। शहजाद साहब, आई डू थिंक नाउ स्पेशली आफ्टर दिस बजट टैक्सेशन हैज़ मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन जैसे आपने पहले भी जिक्र किया अपने प्रोग्राम में, it is about direction of travel. I do think we have made very meaningful progress in this budget. Do we need to do more? Of course we need to do more and we will. Having said that, शहजाद साहब, मैं ये भी ज़रूर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि ताली दोनों हाथ से बजती है। The government has to provide the enabling environment. लेकिन मेरी दरख्वास्त है, और चूँकि मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ तो ये सब मेरे दोस्त भी हैं, भाई बहन हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, बट इंडस्ट्री वही चलेगी शहजाद साहब विच रिव्यूज इट्स बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल्स। इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये जो हम 30 साल 40 साल 50 साल वाले मॉडल्स हैं वो अब आगे नहीं चलेंगे। कैपिटल इंटेंसिव, प्रोडक्टिविटी लेड, AI लेड। तो ये जब ये मॉडल्स चेंज करेंगे और अपने आप को भी रिव्यू करें, वी विल प्रोवाइड द इनेबलमेंट और इंशाल्लाह इस तरह हम इसको आगे लेकर चलेंगे। और जब भी एक्सपोर्ट्स की बात होती है औरंगजेब साहब, तो एक आर्गुमेंट ये होता है कि क्या हमारी करेंसी फेयरली वैल्यूड है। अब इसमें आपने बड़े ही कोई डिफरेंट ओपिनियन सुने होंगे। एक ओपिनियन ये है कि अगर स्टेट बैंक इतने बायर ना कर रहा होता डॉलर्स ओपन मार्केट से तो शायद जो है आज डॉलर जो है वो 240-250 पे होता। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि नहीं, पिछले 1.5-2 साल से हमारी करेंसी स्टेबल है और इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं 6-7-8% की है, इस वजह से रेयर जो है वो 105 पर है, लिहाजा हमारी करेंसी को डीवैल्यू होना चाहिए 8-10%। अब आपका क्या व्यू है? इज इट फेयरली वैल्यूड और इट इज नॉट फेयरली वैल्यूड? शहजाद साहब, आई एम गोइंग टू बी, बाकी मैंने आपकी बातों पे बड़ा खुलकर मैंने बात की है। This one I want to be slightly careful because ये स्टेट बैंक का परव्यू है।
right के the FX rates and the FX policy. Now having said that, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि it has to be market based exchange rate. Real is an important indicator of that. मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो स्टेट बैंक की पॉलिसी रही है, I do think from where I sit in Ministry of Finance, I'm supportive of that. Because देखें शहजाद साहब के अगर हम $18 बिलियन पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे end of June, which is going to be an international benchmark, which is about 3 months of import cover. It's not only about the quantum, it's also the quality of reserve. बोरो करके तो हम रिजर्व्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये वो है कि जहाँ जो हमारे पास सरप्लस फ्लोज आए हैं, उस पे जो बाइंग हुई है, उस पे जो स्टेट बैंक ने इकदाम लिया है टू get the quality of reserves in the right place. All I would say that I'm personally very supportive, from Ministry of Finance we are very supportive. बाकी जो exchange rate है, this is very much, and the policy rate is very much the purview of the central bank जी. सही. और साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैसे आपने बात की है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ रिजर्व्स है वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है. ये नहीं है कि हम बोरो करके बना रहे हैं, डेट बेस्ड ही हो, एसेट उसमें होना चाहिए ऑब्वियसली. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय अनदर क्वेश्चन, क्योंकि आप ये कहते आए हैं कि हमें स्टेबलाइज करना है, बफर्स क्रिएट करने हैं. बिल्कुल ठीक बात है, और हमें बूम एंड बस्ट साइकिल में नहीं जाना है. लेकिन वो पॉइंट कौन सा है? कोई टाइम फ्रेम है या कोई बेंचमार्क है आपके जहन में जिसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि अब ठीक है, हमें थोड़ा एग्रेसिवली ग्रोथ की तरफ जाना है? क्योंकि अगले साल का भी जो जीडीपी ग्रोथ टारगेट है कंजर्वेटिव लगता है 4%. पिछले साल भी आपने 4.2% टारगेट सेट किया था. और इसके लिए ज़रूरी होगा कि एक्सटर्नल बफर्स क्रिएट करें, और उसमें एफडीआई की इंपॉर्टेंस है कि कितनी एफडीआई मुल्क में आ रही है. उसमें हमने देखा है कोई खातर का इजाफा नहीं हुआ है. एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में ऑन द सर्विस साइड इजाफा हुआ है, गुड्स में नहीं हुआ है. रेमिटेंसेस अलबत्ता हमें सहारा ज़रूर दे रहे हैं. तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल बफर क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बिल्ट अप हो विद एफडीआई एंड एक्सपोर्ट्स. जी, आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. व्हाट आई हैव सेड कपल ऑफ डेज बैक, और आज भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि देखिए, जब हम इस वक्त बैठकर बात कर रहे होते लास्ट ईयर, तो यूएस टैरिफ की वजह से जो ट्रेड वाला एलिमेंट था वो तो होराइजन पे था. एज वी वर एंटरिंग इनटू दिस फिस्कल ईयर, हमें सैलाबों का नहीं पता था कि सितंबर अक्टूबर में क्या होगा. एंड वी सर्टनली हैड नो इंक्लिंग कि इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो मैं पहले उस पर बात करना चाहता हूँ कि द इम्पोर्टेंस, जो बात करते हैं ना मुआशी इस्तेहकाम, मैं हमेशा कहता हूँ मुआशी इस्तेहकाम जो है मंजिल नहीं है, लेकिन it is basic hygiene. That basic hygiene allowed us, शहजाद साहब, के जब सैलाब आए तो we had the fiscal buffer available, कि we did not go out appealing for rescue and relief effort in the first instance. बहुत कहा गया कि जी UN जाएं और जगहों पे जाएं. भाई क्यों जाएं? अगर हमारे पास, और यही प्राइम मिनिस्टर साहब और कैबिनेट ने ये डिसीजन किया कि अगर आपके पास अपने वसाइल हैं, उसको बरूए कार लाएं. And that's what we did in terms of rescue and relief effort, although this was a much bigger flood than the 22 flooding. उसके बाद अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट मार्च के अवाइल से शुरू हुआ, कम अज़ कम शहजाद साहब, उसका फर्स्ट ऑर्डर इम्पैक्ट जो है, I would like to say that this government has negotiated it extremely well. और उसमें होल ऑफ द गवर्नमेंट की अप्रोच है, सूबों का उसमें जो है बहुत बड़ा किरदार है, बिकॉज वी हैड द एक्सटर्नल बफर अवेलेबल. तो अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि देखें आप खुद इकॉनमी को इतनी देर से कवर कर रहे हैं. आज से हमने 5 साल पहले भी ये एक्सपेरिमेंट देखा. वी कैन पंप लिक्विडिटी, वी कैन गो कंजम्पशन लेड ग्रोथ, और फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, you know, in 5 years back we had to go running back to the lender of last resort and negotiated a program which we reneged on. तो ये बूम एंड बस्ट साइकिल से हमें निकलना है ना, तो इसीलिए हमें अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है. और ये कोई ये कोई थियरी नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है. उसके बजट का जो डॉक्यूमेंट होता है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द मैथ एंड हाउ वी मेक द मैथ वर्क. इसमें जो मैंने जिक्र किया, जो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ हम लाए हैं, टैक्सेशन को रैशनलाइज किया है,
ہم فائنینسنگ کی ہم نے اس کو ریشنلائز کیا ہے ان ٹرمز آف دا ریٹس ایٹ وچ دا فائنینسنگ از گوئنگ ٹو بی اویلیبل. جو ٹیرف رجیم ہے وہ اس لیے ہم نیچے لاتے جا رہے ہیں تاکہ انٹرمیڈیٹ اور را مٹیریلز کی جو لاگت ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. اور پھر آئی ٹی ایکسپورٹس بیکاز the reality is they are going mashallah from strength to strength, and I think whether it's freelancers, آپ کو پتہ ہے نا اس سال تقریباً $1 بلین کے قریب پہنچے ہوں گے. تو اس لیے یہ شہزاد صاحب جب تک ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ پہ نہ گئے, اور یہ آپ نے کہا 4%, اللہ کرے یہ 4.5-5% ہو جائے. اس سال بھی آپ کو پتہ ہے جنوری میں آپ چونکہ خود ان چیزوں کو خود کور کرتے ہیں, اسٹیٹ بینک نے یہ کہا تھا کہ اس سال ہماری جو گروتھ ہے ول بی اینی ویئر بٹوین 3.75% to 4.75%. اینڈ بائی اینڈ لارج the planning ministry and Ministry of Finance we were in line with those projected growth numbers. But the reality is کہ the last 3 months overall global growth نیچے گئی ہے, and therefore we had to bring it down. یہ conflict اگر ختم ہو جاتا ہے تو I do think there is an upside associated with that. Right. اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو, and it's not only about textiles, across the board from SMEs to textiles to IT, اس کو ہم آگے کیسے لے کے جائیں. اسی وجہ سے اگر ہم 5-6% میں جائیں گے تو انشاءاللہ I think we are going to get into a good position. اور اپنی پہلی تقریر میں یا پہلے بجٹ میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ سسٹینیبل گروتھ ماڈل کے لیے ضروری ہے ہم نے کچھ ریفارمز کر رہے ہیں. 2-3 باتیں جو آپ نے خود کہی تھی اس میں آپ نے ایک کہا تھا کہ پینشن کا بل ہمارا بہت زیادہ ہے, اور اس سال بھی ہم نے دیکھا 114 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہوا ہے. اب جو نئے لوگ ہیں وہ تو کنٹریبیوشن ماڈل پہ آ چکے ہیں, لیکن جو ایگزسٹنگ پینشنز ہیں وہ آج بھی ٹیکس پیئر فنڈ کر رہا ہوتا ہے. دوسرا آپ نے کہا تھا ہمیں گورنمنٹ کو اخراجات کم کر رہے ہیں رائٹ سائزنگ کر کے, لیکن اس مرتبہ بھی آبویسلی جو سیلریز وغیرہ بڑھائی ہیں اس کی وجہ سے اور دیگر انفلیشن کی وجہ سے 100 ارب روپے ہم نے گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا ہے. ایس او ایز کے لاسز کے بارے میں آپ نے بات کی تھی کہ پرائیویٹائزیشن بھی کریں گے, اور جہاں پہ لاسز کٹ ڈاؤن ہو سکتے ہیں مینجمنٹ چینج کر کے یا بورڈ چینج کر کے وہ بھی کریں گے. ان تینوں فرنٹ پہ ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ جو کاسٹ ہے وہ ابھی بھی بڑھتی جا رہی ہے, ہمیں کمی نہیں دیکھی ہے اس میں. تو کیا یہ ریفارمز جو ہے اس میں ہم ناکام ہو گئے ہیں, بہت سلو پیسڈ ہے, کیسے ریویو کریں گے 3 سال بعد اس کو؟ جی دیکھیے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وی ٹاک اباؤٹ ٹیکسیشن, اور اس میں FPR کی جو پیپل پروسیس ٹیکنالوجی والی ٹرانسفارمیشن چل رہی ہے, انرجی سائڈ پہ بھی جو ٹرانسفارمیشن ہے that is moving forward in terms of the governing boards, in terms of the privatization جو ابھی 3 ڈسکوز ابھی privatization کمیشن کے انہوں نے EOIs اس کے ایشو کر دیے ہیں. دین ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں SOEs اور privatization, یہ تھوڑا سا لنکڈ معاملہ ہے. تو پہلے تو ہم نے یہ کیا جی کہ 24 سے 25 جو SOEs ہیں which we thought are would be good in terms of taking them into the privatization agenda, وہ ہم نے privatization commission کے حوالے کر دی ہیں. So on the tailwinds of PIA, تو آپ نے دیکھا ابھی 3 ڈسکوز کے تو EOIs ایشو ہو چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ دسمبر سے پہلے پریویٹائز ہو جائیں گے. اس کے علاوہ 2 اور ڈسکوز کے EOIs آ رہے ہیں. اس میں اب کچھ بینکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں, کچھ انشورنس کمپنیز ہیں, اور ہمارے ایئرپورٹس ہیں, اسٹارٹنگ اگین ود دا آؤٹ سورسنگ آف دا اسلام آباد ایئرپورٹ. سو دس از ناؤ آن دا ایکٹیو لسٹ آف دا پریویٹائزیشن ایجنڈا. اور اب یہ جو بات تھی کہ جی یہ گورنمنٹ یہ ایڈمنسٹریشن سیریس ہے یا نہیں ہے, I think we should move beyond that, because PIA مجھے آج بھی کسی نے پوچھا جی 25 سال سے تو ہوئی نہیں تھی, تو میں نے کہا بھائی اب ہو گئی ہے نا, تو اب ہمیں تھوڑا سا اس پہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ وی آر سیریس اباؤٹ اٹ اینڈ وی وانٹ ٹو موو فارورڈ ود دیٹ. اب اسی کے ساتھ آپ کا جو SOEs ریلیٹڈ کویشچن ہے وہ آپ کا بالکل درست سوال ہے, بیکاز جو ہم نے پرائیویٹائزیشن کے حوالے کر سکتے ہم نے کر دیا. اچھا باقی جو SOEs ہیں ان میں شہزاد صاحب کچھ ایسے ادارے ہیں جو ہم نہ بیچ سکتے ہیں, ان کو ہمیں بند ہی کرنا پڑے گا. جو ہم نے اس سال کیے ہیں PWD, یوٹیلٹی سروس کارپوریشن اور پاسکو, اور اس میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اٹس ناٹ اے کویسچن کہ ہم نے کتنے لوگوں کو کہ اس میں انوالوڈ تھے ان کو ہم نے سیورنس پیکیجز دے دیے. اصل جو کاسٹ ہے نا شہزاد صاحب, بیکاز آپ خود
इन चीज़ों को बड़ी गौर से देखते हैं, इट्स एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग विद द सब्सिडीज़, और इसमें जो पिलफरेज, जो कोलूशन, जो करप्शन है। अब देखें ना, इस साल जो रमज़ान का पैकेज था, जो 40 बिलियन के करीब रमज़ान का पैकेज था, ये हर साल होता था। तो हमेशा हम यूटिलिटी सर्विस कॉर्पोरेशन को कहते थे कि जी आटा ख़रीदें, दालें ख़रीदें और घी ख़रीदें, और ये करके आप आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, और उसमें पूरा करप्शन का सामान जो था वो गर्म था। तो इस दफ़ा क्या हुआ, इस दफ़ा हमने डेटा लेके जो भी मुस्तकीन थे उनको डिजिटल वॉलेट्स में उनकी ये रकम जो है वो तकसीम कर दी, बिकॉज दैट्स द वे फॉरवर्ड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने आगे की हैं और आगे करने जा रहे हैं, और इसमें हमने एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहता चलूँ कि जो SOEs हैं, और जिस तरह हमने गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अगर कम करना है तो तकरीबन 60% जो हमारी रकम खर्च होती है एक्सपेंडिचर पे, उसमें इज़ ERE विच इज़ पीपल। तो उसमें हमने एक सिविल सर्विस एक्ट अमेंडमेंट हमने मूव की है इन द पार्लियामेंट, क्योंकि देखें आज हम क्या कर सकते हैं, आप अगर समझते हैं कि मैं अपना परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो द बेस्ट यू कैन डू विद मी इसके आप मुझे कहें कि आप घर चले जाएं और OHD बने, और मैं घर बैठ के वो सैलरी लेता जाऊंगा। अब आप मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, इधर भी देखते हैं, ऑफ कोर्स देयर इज एन अप फ्रंट कॉस्ट जब आप सेवरेंस पैकेज देते हैं, बट इट पेज ओवर द नेक्स्ट 2-3 years एंड इट हैज़ अ पे बैक पीरियड। तो इस वक्त तो हम वो कर ही नहीं सकते in terms of letting people go, in terms of non-performance, unless the Civil Service Act is passed। तो वो हमने पार्लियामेंट के सामने रखा है जी, और इंशाल्लाह वी विल परस्यू दैट। सही। वन लास्ट क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा सियासी एलिमेंट भी है, लेकिन आई एम श्योर आप इसका कुछ हद तक जवाब ज़रूर देंगे। सूबों ने अपना एक शेयर जो है वो वफाक के हवाले किया है, ग्रांट के जरिए वो देंगे, यानी कि 13,350 का वो अमाउंट है जो डिविजिबल पूल में अब जाएगा, और उसके ओवर एंड अबव अगर आप FVR टारगेट अचीव करते हैं 15,264 का, तो इसका मतलब तकरीबन 1900 अरब रुपए वफाक जो है वो इजाफी ले लेगा। डिपेंड करता है फिर आपकी कलेक्शन कितनी होती है। लेकिन देखिए, ये डिबेट सारी यहाँ से शुरू हुई थी कि पाकिस्तान को अगर इफेक्टिवली चलाना है, गवर्नेंस बेहतर करनी है, फंड्स को बेहतर यूटिलाइज करना है, तो मजीद सूबे होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए, गवादर या कराची को फेडरल टेरिटरी बना दें। ये भी बहस हमने देखी, और उसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं, सोशल मीडिया पे वुज़रा ने भी ये बातें की हैं। NFC अवार्ड को चेंज करने की बातें हुई, PFC अवार्ड जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की, ये सारी बातें होती रही। लेकिन आखिर में ये हुआ कि वफाक को जो पैसे चाहिए थे इजाफी 1200 अरब रुपए, उसमें जाके सेटलमेंट हो गई, और जो शायद अगले 2 साल भी कंटिन्यू हो। तो यही करना चाह रहे थे जो हो गया है, या वाकई ये डिबेट भी संजीदा थी कि अगर हमें अपना गवर्नेंस मॉडल बेहतर करना है तो डिस्ट्रिक्ट तक पैसा जाना चाहिए, मजीद आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं? ये सिर्फ डराने के लिए थी बहस, और अचीव सिर्फ यही करना था कि 1200 अरब लेने हैं, या ये थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड? शहजाद साहब, मैं अपनी जो कमेंट्स हैं वो 2 चीज़ों पे महदूद करूँगा। एक तो ये है कि जैसे आपने जिक्र किया कि ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट इज़ इंडीड आउटसाइड द NFC, और हम बहुत मशकूर हैं सूबों के बिकॉज ऑफ द एग्जिजेंसीज, और जो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने के लिए। ख़ास तौर पे एज यू नो वी हैव 2 एक्टिव बॉर्डर्स, और 2 सूबों में खलफशार है, और वी हैव टू मीट दीज रिक्वायरमेंट्स एज पार्ट ऑफ इंश्योरिंग कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये तो एक बात है। दूसरी बात मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जहाँ तक NFC का ताल्लुक है, वी आर गोइंग टू एंड इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टू मूव इट फॉरवर्ड ऑन अ स्ट्रक्चरल बेसिस। उसमें दोनों चीज़ें हैं, उसमें वर्टिकल इंडिसेस हैं, और दूसरी चीज़ जो मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम के तवसत से कही थी, आर द हॉरिजॉन्टल इंडिसेस which includes population as an allocation driver। तो देखिए NFC as you know well कि ये सब की मुशावरत और कंसेंसस के साथ ही आगे चल सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जो हम इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे, लेकिन ये सूबों की मुशावरत से आगे चलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। हजारों इंसानी जानों के ज़िया, लाखों लोगों के दरबदर होने और पूरी दुनिया की मईशत को मुतासर करने के बाद अब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की गैर कानूनी जंग इख्तिताम की जानिब बढ़ती नजर आ रही है। पिछले 2 दिनों में पहले अमेरिकी सदर और फिर ईरानी क़यादत की जानिब से ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे एक मरतबा फिर जल्द अमन मुआहदा तय पाने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी पिछले तकरीबन 24 घंटों में दूसरी मरतबा ईरान और अमेरिका के दरमियान जल्द अमन मुआहदा तय पाने की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमन मुआहदा पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। हतमी मुआहदा अगले 24 घंटों में मुतवक्के है। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें यकीन है कि ये तारीखी मुआहदा पायदार अमन के लिए एक मजबूत बुनियाद फराम करेगा। इससे पहले कल रात भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा था कि अमन मुआहदे के मतन पर हतमी इत्तफाक हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ताज़ा बयान को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दिया है। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का भी राब्ता हुआ है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी एलामी के मुताबिक कतर के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतल्लिका फरीकैन के माबैन अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। इसके अलावा आज पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में भी ये कहा गया है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के आखिरी मरहल में दाखिल हो चुके हैं और कल इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब होगी। लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अपने एक ताज़ा बयान में कल मुआहदे पर दस्तखत के इम्कान को रद्द कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई ने कहा है कि कल दस्तखत यानी कि इतवार को मुमकिन नहीं है, मगर आइंदा चंद दिनों में होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदे के इम्कानात उस वक्त रोशन हुए थे जब जुमेरात को पहले अमेरिकी सदर ने ईरान पर तयशुदा हमले मुअत्तल करने का ऐलान किया और साफ़ियों से बात करते हुए ये दावा भी कर दिया कि मुआहदे पर दस्तखत रवां हफ्ते के आखिर में यूरोप में हो सकते हैं। अमेरिकी सदर के इन दावों के पहले तो ईरानी मीडिया समेत ईरानी हुक्काम ने तरदीद की थी, लेकिन फिर कल रात ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में मुमकिन मुआहदे पर तफसीली बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तस्दीक की कि आइंदा कुछ दिनों में मुआहदा हो सकता है। मुआहदे का MOU 1.5 या 2 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि मुआहदे पर दस्तखत रिमोटली होंगे। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त 14 नुकात पर मुश्तमिल है। जब यह मुआहदा तय हो जाएगा तो अवाम को इसकी एक एक तफसील बता दी जाएंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुआहदा 2 मरहल पर मुश्तमिल होगा। जौहरी मामलात बाद के मरहले में ज़ेर बहस आएंगे, जबकि मुआहदे में लबनान समेत हर महाज पर जंग का खात्मा, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और पाबंदियों में नरमी शामिल है। अब्बास इराक़ची ने यह भी वाज़ेह किया कि आबनाए हुर्मुज़ का मुस्तक़बिल अब माजी जैसा नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से सर्विसेज के एवज़ फ़ीस वसूल की जाएगी और ये बात मुआहदे में भी शामिल की जाएगी। ईरान और अमेरिका दोनों की जानिब से जल्द मुआहदा करने के बयानात और पाकिस्तान की तस्दीक के बाद ये सवाल अहमियत इख्तियार कर चुका है कि अगर मुमकिन मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर कोई तकरीब होती है तो वो कब और कहाँ होगी। इस हवाले से बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुआहदे पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और अमरीकी नायब सदर JD वेंस इतवार यानी कल दस्तखत कर सकते हैं, जबकि साइनिंग सेरेमनी के लिए जिनेवा मुतवक्किल वेन्यू के तौर पे देखा जा रहा है। मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि मुआहदे पर रिमोटली दस्तखत किए जाएंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ये कह चुके हैं कि मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी की जा रही है। अब अहम बात यह है कि जहाँ ईरान और अमेरिका के दरमियान जल्द अमन मुआहदा तय पाने के इशारे मिल रहे हैं, वहीं अमेरिका और ईरान के मुतज़ाद दावों की वजह से मुआहदे के हतमी नुकात पर अभी तक गैर यकीनी बरकरार है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे के मसवदे की मंजूरी की सूरत में 60 दिनों के अंदर तकरीबन 24 अरब डॉलर के मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। इसके अलावा ईरान अपना हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल भी ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन अमरीकी सदर ने ईरानी मीडिया पर शाया इन तफसीलात को जाली करार दिया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जो शराइत मीडिया को लीक की है उनका तहरीरी तौर पर तय पाने वाले शराइत से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने भी ईरानी मुंजमद असासे बहाल करने की तरदीद की है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान को कोई नकद रकम नहीं दी जाएगी और ना ही किसी मुआहदे पर दस्तखत करने या किसी इजलास में शिरकत के बदले फंड्स जारी किए जाएंगे। मगर अमरीकी तरदीद के बावजूद बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने कल रात अपनी खबर में ईरान के मुंजमद फंड्स की बहाली से मुतल्लिक बड़ा दावा किया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के लिए अरबों डॉलर के फंड जारी करने पर इत्तफाक कर दिया है। खबर के मुताबिक मुत्तहदा अरब अमारात ने 10 अरब डॉलर जारी करने पर इत्तफाक किया है।
जबकि मजमूई तौर पर यह रकम $20 अरब तक हो सकती है, जिनमें से $3 अरब से ज़्यादा पहले ही फराम किए जा चुके हैं। मगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस रिपोर्ट की तरदीद करते हुए इसे गलत करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट्स का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल इस सब में अब तक ये वाज़ेह हो रहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े के बादल छटने लगे हैं, जिसके बाद आज ईरानी मीडिया ने शहीद रहबर आला आयतुल्लाह खामेनेई के जनाजे और तदफीन का शेड्यूल जारी कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 4 और 5 जुलाई को शहीद इमाम खामेनेई की अलविदाई तकरीब तेहरान में मुनक्किद होगी, जबकि 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की जाएगी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दुनिया के अमीर तरीन और अपनी दौलत की वजह से बाअसर और ताकतवर तस्वर किए जाने वाले शख्स इलॉन मस्क अब बिलियनर नहीं बल्कि इंसानी तारीख के पहले ट्रिलियनर बन चुके हैं, जिनकी मजमूई दौलत और असासों की मालियत $1110 अरब से ज्यादा हो चुकी है। और इसकी वजह उनकी कंपनी स्पेस एक्स की तारीख की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट लिस्टिंग है, जिसने इलॉन मस्क को रातों रात बिलियनर से ट्रिलियनर बना दिया है। कल दुनिया की कारोबारी तारीख का एक गैर मामूली दिन था जब इलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स ने अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO के जरिए अमेरिकी स्टॉक मार्केट में कदम रखा, जिसे तारीख की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट लिस्टिंग करार दिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी की मजमूई मालियत एक ही दिन में तकरीबन $2100 अरब तक पहुंच चुकी है। अहम बात यह है कि IPO से पहले स्पेस एक्स की वैल्यूएशन $1700 अरब से ज्यादा की गई थी और उसके शेयर की कीमत का तयन $135 किया गया था, लेकिन ट्रेडिंग का आगाज ही $150 फी शेयर के हिसाब से हुआ और एक मौके पर कंपनी के एक शेयर की मालियत $176 से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। ताहम कारोबार के इख्तिताम पर एक शेयर की मालियत $160 से ज्यादा रही, यानी जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1700 अरब की गई थी वो अब $2100 अरब की मालियत से ज्यादा की कंपनी बन चुकी है। और उसके मालिक इलॉन मस्क इस कामयाब लिस्टिंग की वजह से दुनिया के पहले ट्रिलियनर बन चुके हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इलॉन मस्क की मजमूई दौलत $1110 अरब तक पहुंच चुकी है, जो कई खुद मुख्तार ममालिक की सालाना इक्तिसादी पैदावार से भी ज्यादा है। ताहम यह दौलत ज्यादातर उनकी शेयर की मालियत पर मुश्तमिल है और मुकम्मल तौर पर नकद रकम की सूरत में मौजूद नहीं है। अहम बात यह कि स्पेस एक्स बुनियादी तौर पर रॉकेट बनाने, खलाई मिशन चलाने और स्टारलिंक के नाम से सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराम करने वाली कंपनी है, जिसने हालिया बरसों में मसनूई ज़हानत यानी AI के शोबे में भी कदम रखा है। इलॉन मस्क की जानिब से AI कंपनी XAI के हसूल के बाद स्पेस एक्स अब खलाई टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मसनूई ज़हानत को यकजा करते हुए मुस्तकबिल के ऐसे मंसूबों पर काम कर रही है जिनमें खला में डेटा सेंटर्स कायम करना भी शामिल है। फरवरी में इलॉन मस्क ने कहा था कि मुस्तकबिल में AI को जितनी कंप्यूटिंग पावर दरकार होगी वो सिर्फ स्पेस एक्स ही फराम कर सकेगा, क्योंकि स्पेस एक्स के रॉकेट सूरज के करीब हैं। यही वजह है कि सरमायाकार इसे सिर्फ एक खलाई बल्कि मुस्तकबिल की जदीद टेक्नोलॉजी की एक बड़ी ताकत के तौर पर देख रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि सरमायाकारों की गैर मामूली दिलचस्पी के बावजूद स्पेस एक्स की स्टॉक मार्केट में कामयाब लिस्टिंग को बास कारोबारी हल्के ओवर वैल्यूएशन करार दे रहे हैं, क्योंकि स्पेस एक्स ने पिछले माली साल में $5 अरब का नुकसान किया था। इसके अलावा मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसीज के मुताबिक स्पेस एक्स की हकीकी वैल्यूएशन $700 अरब ही बनती है, क्योंकि उनका ख्याल है कि स्पेस एक्स की वैल्यूएशन में 1000 अरब से ज्यादा हिस्सा स्टारशिप प्रोग्राम का है, जिसके तहत इलॉन मस्क 10 लाख अफराद को मरीख पर आबाद करने का मंसूबा बना रहे हैं। स्पेस एक्स की ओवर वैल्यूएशन पर यह भी कहा जा रहा है कि इसके शेयर खरीदने वाले सिर्फ रॉकेट कंपनी के शेयर्स ही नहीं खरीद रहे, बल्कि वो इलॉन मस्क का वो ख्वाब भी खरीद रहे हैं जिसमें इंसान मरीख पर रहेंगे और AI खला में चलेगी और निज़ाम शमसी के ऑर्बिट में एक नई इकॉनमी जन्म लेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।